नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। ये क्या खा रही हो? आहद ने हाथ बढ़ाकर गोलियों की शीशी हानिया के हाथ से ली थी। वो जरूरी फाइल भूल गया था, वही ऑफिस से लेने आया था, पर कमरे में आते ही हानिया को स्लीपिंग पिल्स खाते देख गुस्से में आया। वो हाँ, ओह ये कौन सी मेडिसिन है? मैं तो अपनी दवाइयाँ खा रही थी, ये कहाँ से आई मुझे नहीं पता। हानिया उसे इस टाइम घर में देखकर हैरान हुई थी। सुमेरा, नौकरानी आहद ने सुमेरा को आवाज दी थी। जी साहब। सुमेरा जल्दी से आहद के कमरे में आई थी। दवाइयाँ तुम देती हो ना हानिया को? आहद एक नज़र हानिया को देखकर सुमेरा से बोला। जी मैं देती हूँ साहब। सुमेरा नजरें नीचे किए बोली। अभी किसने दी थी फिर दवाई? आहद चलता हुआ सुमेरा के पास आया था। जी साहब, वो मैंने ही दी थी। सुमेरा घबराई थी। तो फिर ये मेडिसिन भी तुमने ही दी है? आहद ने शीशी सुमेरा के आगे की। वो ना नहीं साहब, ये तो मैंने नहीं दी। सुमेरा गोलियों को देखकर हैरान हुई थी। सुना हानिया, क्या कहा इसने? कि इसने नहीं दी और तुम्हें यही दवाइयां देती है। अगर इसने नहीं दी तो तुम्हारे पास कैसे आई ये? आहद चीखा। सुमेरा अपनी जगह से उछली थी, जबकि हानिया के हाथ पैर फूले थे। सुमेरा तुम जाओ। आहद पीछे मुड़कर सुमेरा को बोलता हानिया के पास आया था, जबकि सुमेरा उल्टे पैरों वहां से फरार होती चली गई थी। हानिया, क्या चीज हो तुम? मैं नहीं चाहता तुमसे बुरा पेश आऊं। मैं नहीं चाहता तुम्हें हिट करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं मुझे तकलीफ होती है। आहद हानिया को देखता बेबसी से बोला। आहद, सॉरी, माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगी प्लीज। हानिया दीवार से लगी थी। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो जाता। आहद ने होंठ दांतों तले कुचला था। वो तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ। अब नहीं करूंगी ऐसा, हानिया शर्मिंदगी से बोली। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। दवाई मैं खुद आकर अपने हाथों से तुम्हें खिला दिया करूंगा। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। नाश्ते से लेकर रात का खाना तक तुम इस कमरे में खाया करोगी। सुन लिया तुमने? आहद उंगली से वार्न करता कमरे से निकला था और जाते कमरा लॉक करना नहीं भूला था। नहीं आहद, तुम मुझे इस तरह कैद करके नहीं रख सकते। सुना तुमने? मैं खुद छोड़ूंगी तुम्हें। आहद, दरवाजा खोलो। कोई है सुन रहा है कोई मेरी बात? दरवाजा खोलो। हानिया ने दरवाजा जोर जोर से पीटा था। आप सब सुन लें, ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं कह देता। आहद सबसे कहता घर से बाहर निकला था। अब जब तक उसका बच्चा हो जाता नहीं, उसे सख्त ही बनना था, वरना वो बच्चे के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हानिया गुस्से से आकर बेड पर लेटी थी और बेडशीट अपनी मुट्ठियों में दबोची। अब हम क्या करेंगे यार? मुस्कान एक नजर सज्जल को देखती बोली। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात हो रही है, आस पास भी कोई नहीं है। सज्जल को भी अब खौफ आ रहा था। यार मेरी मामा तो इंतजार कर रही होंगी। मुस्कान रोती हुई शक्ल बनाकर बोली। उफ, चुप हो जाओ, हर जगह रोने ना बैठ जाया करो। तुम्हारी कार जब बेकार थी तो लेकर क्यों आई थी? सज्जल ने घूरी से नवाजा। मुझे नहीं पता था कि ये खराब हो जाएगी। मुस्कान ने आसपास देखा, जहां सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हल्की कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात यहाँ ही गुजारो। भाई को कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल नहीं उठा रहे, और ना घर का फोन कोई उठा रहा है। सज्जल एक नजर मोबाइल को देखती बोली। तो कोई और नहीं है क्या यार? प्लीज कुछ करो ना। रुको एक मिनट। सज्जल ने जल्दी से नंबर डायल किया था। समीर, जो बिस्तर पर लेटा इस पागल लड़की की बातें सोचकर मुस्कुरा रहा था, मोबाइल की बेल पर अपनी ही सोचों से बाहर निकला। स्क्रीन पर न्यू नंबर देखकर कॉल रिसीव की थी, जब दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज पर चौंक कर बिस्तर से उठा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? समीर नासब्जी से बोला। आवाज पहचानी पहचानी लग रही थी, पर इतनी रात को वो कैसे कॉल कर सकती है? वो मैं सज्जल, प्लीज आप इस जगह पर आ जाएं, यहाँ बहुत सन्नाटा है, कोई भी नहीं है और अंधेरा भी बहुत हो रहा है। मेरी कार खराब हो गई है, आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। सज्जल एक ही सांस में बोली थी। एक मिनट एक मिनट, पहले तो आप ये बताएं, मैं आपको कोई पागल लगता हूँ? रोज आपकी कार खराब हो जाती है, रोज इसे दुकान पर खुद लाओ फिर ठीक करो, ऊपर से आप पैसे भी सही नहीं देती। और सॉरी, मैं इस टाइम नहीं आ सकता। समीर कहते ही कॉल कट करने लगा। प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही, आज सच में हमारी कार खराब हो गई है, प्लीज यहाँ आ जाएं। मेरे भाई भी कॉल पिक नहीं कर रहे, आप जितने पैसे बोलेंगे हम देने के तैयार हैं। इस दफा सज्जल बेबस हुई थी। ओके, आप एड्रेस सेंड कर दे, मैं आता हूँ। और सुने, गाड़ी में बैठ जाएं और विंडो को लॉक कर लें, ताकि जब तक मैं ना आऊं आप कार से बाहर मत निकलना। समीर ने कहते ही कॉल कट की थी और जल्दी से बिस्तर से उठा था। पागल खड़ूस, पहले कितनी बार सुना रहा था और कैसे अब फिक्र कर रहा है। सज्जल खुद से बोलती खुद ही मुस्कुराने लगी। क्या हुआ सज्जल? मुस्कान उसे अकेले अकेले बातें करते देख हैरत से बोली। उफ, कुछ नहीं, चलो यार कार में बैठो, मैंने बुलाया है किसी को, वो ठीक कर देगा हमारी कार। सज्जल कहती कार का दरवाजा खोलती खुद भी बैठी थी, और अभी इन्हें बैठे 15 मिनट भी नहीं हुए थे जब कोई बाइक इनके करीब आकर रुकी थी। सज्जल एकदम से उतरने लगी जब उसकी बात याद आने पर रुकी। जब तक वो ना आ जाए कार से बाहर नहीं निकलना। जी बाहर आ जाए। समीर अपनी बाइक साइड पर करता इनकी कार का शीशा नॉक करता बोला।
उसकी आवाज़ पर सज्जल के साथ साथ मुस्कान भी बाहर आई थी। क्या हुआ गाड़ी को? समीर दोनों को एक नज़र देखता गाड़ी को देखने लगा। पता नहीं, हम पार्टी से घर जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। प्लीज़ आप सही करते, हमें घर जाना है। सज्जल उसके पूछने पर जल्दी जल्दी बोली। समीर ने एक नज़र उसे देखा था, जो ब्लैक कलर की शर्ट जिसकी आस्तीनें बिल्कुल गायब थी, दुपट्टे का नामो निशान तक नहीं था और ब्लैक ही पैंट पहने बाल खोले उसे देख रही थी। उसका हुलिया देखकर उसकी दोस्त पर नजर डालने की जहमत तक नहीं की थी उसने। न जाने गुस्सा किस बात पर आया था, जब भी गुस्से से कार को सही करने में लगा था। जी आप चलाकर चेक करें। जी करती हूँ। सज्जल जल्दी से गाड़ी में बैठी और कार को स्टार्ट किया, जो अब ठीक से स्टार्ट हो चुकी थी। क्या खराबी हो गई थी? सज्जल गाड़ी से बाहर निकली थी और मुस्कान को बैठने का इशारा करती खुद समीर के करीब आई थी। जी बस कुछ नहीं, तार निकल गया था। समीर अपनी नजरें जमीन पर गाड़े बोला। सज्जल ने उसे अपने पर्स से 500 का नोट निकाल कर दिया था, जिसे समीर ने खामोशी से लिया, क्योंकि वो इन लड़कियों की वजह से अपनी नींद खराब करके इतनी दूर आया था। चले, अब मैं चलता हूँ। रुके जरा। मुस्कान तुम जाओ, मुझे समीर छोड़ देंगे। सज्जल ने थोड़ा ऊंचा मुस्कान को बोला, जबकि मुस्कान आंखें बाहर किए उसे देखने लगी। जो उस मैकेनिक के साथ बाइक पर जाएगी, आप मुझे छोड़ देंगे ना घर? ये अपने घर चली जाएगी। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको अपनी बाइक पर लेकर नहीं जा सकता। इस बाइक पर मेरी अम्मी और सिर्फ मेरी बहन बैठ सकती हैं। समीर स्माइल पास करता उसे बोला, पर क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? सज्जल ने नासमझी से कहा। वो इसलिए क्योंकि आप एक लड़की हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको इस बात का ख्याल नहीं होगा, लेकिन मुझे है। आप ये, समीर कहते साथ अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था। अब देखना, मैं आपसे जायज ताल्लुक बनाकर रहूंगी। सज्जल चीख कर बोली, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है। ये आपकी सिर्फ वक्ती फीलिंग है। आप बहुत अमीर हैं, हम गरीबों का घर आपको भाएगा नहीं। समीर कहता जा चुका था, जबकि सज्जल पैर पटकती कार में बैठी। सज्जल ये सब क्या है? प्लीज यार खामोशी से गाड़ी चलाओ, देर हो रही है, घर जाना है। सज्जल गुस्से से कहती अपना मुंह विंडो की तरफ कर चुकी थी। कुछ माँ बात, प्लीज कुछ तो बताएं, कैसी है मेरी वाइफ? आहद नर्स के पास आया था। प्लीज आप हौसला रखिए, आपकी वाइफ का भी ऑपरेट हो रहा है। नर्स उसे कहती ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई थी, जबकि आहद परेशान हुआ था जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। पुत्र हौसला रखो, अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा इंशाल्लाह। बेटा जी, दी जान देखें, ये डॉक्टर अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हानिया ठीक तो है ना? आहद दी जान को देखता बोला। हाँ पुत्र, ठीक होगी बहू रानी, और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक होगा। सच में दी जान? आहद ने उनको दोनों हाथों पकड़े कहा था। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर है वो। और मेरी वाइफ? आहद ने डॉक्टर के सामने आया तो जब पूछा। जी वो बिल्कुल ठीक है, आप मिल सकते हैं, डॉक्टर मुस्कुराकर कहते जा चुकी थी, जबकि आहद दीजान को मुस्कुराता देख उनके करीब चलता हुआ आया। मुबारक हो दीजान। आहद खुशी के मारे लाल हो रहा था, पूरा चेहरा दमक रहा था। तुम्हें भी मुबारक हो पुत्र, तुम घर फोन करके सज्जल को बता दो कि वो कब से अरहम को संभालती परेशान हो रही होगी। जी मैं बता देता हूँ। और हाँ पुत्र, नसीमा और बदर को भी कॉल करके बता दो, वो दोनों भी कब से परेशान हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ। दीजान आहद ने पहले सज्जल को कॉल की, फिर अपनी माँ को कॉल करके इन्हें मुबारकबाद दे दी। दीजान के हाथ में मोबाइल देकर प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ था। कैसी हो मेरी जान? आहद हानिया के माथे पर लब रखता मुस्कुरा कर बोला। जी ठीक। हानिया फीका सा मुस्कुराई। थैंक्स जान, एक बार फिर तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तुम्हें पता है अल्लाह ने हमें फिर बेटे से नवाजा है। आहद मुस्कुराता हुआ चलता हुआ झूले की तरफ आया, झूले से बच्चा उठाया था और अपनी गोद में लेता हानिया की तरफ आया। देखो जान, कितना प्यारा है ये, बिल्कुल तुम पर गया है। आहद बच्चे के गाल पर अपने लब रखता बोला। प्लीज आहद, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसे ले जाएं। हानिया दूसरी तरफ मुंह करती बोली, जान देख तो लो प्लीज। आहद, ओके मैं जाता हूँ। आज एक हफ्ता हो गया था, पर अभी तक हानिया ने बच्चे को नहीं देखा था। अभी बच्चा बेड पर लेटा था जब आहद नसीमा से वीडियो कॉल पर बात करके के बाद बच्चे की तस्वीरें सेंड करता कमरे में आया था। ये क्या कर रही हो हानी? कहाँ जा रही हो तुम? भूल गई, तुमने बोला था ना जब बच्चा हो जाएगा तो मुझे तलाक दे दोगे। हानिया आहद को देखती बोली, ये क्या कह रही हो? अभी हमारा बच्चा कितना छोटा है और मैं कैसे तलाक दूं तुम्हें? मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हानिया। आहद बेबस हुआ था। ठीक है मत दो तो मुझे तलाक, मैं खुला ले लूंगी। सुना तुमने? हानिया हलक के बल चीखी। हानिया प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? घर गाड़ी सब कुछ जो चाहिए वो ले लो, पर प्लीज ऐसा ना करो। आहद नीचे बैठा था और हानिया के पैर पकड़े थे। बंद करो ये ड्रामा, आज मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगी। तुमने कहा था ना बच्चा देकर जाना, तो ले दे दिया बच्चा। अब तो मेरी जान छोड़ दो। हानिया ने अपने हाथ आहद के आगे जोड़े थे और अलमारी से अपने कपड़े निकाले थे। ये हमारा बच्चा, तुमने इसे एक बार देखा भी नहीं जब से घर आया है। ये कितना मासूम है ना, देखो बिल्कुल तुम पर गया है। आहद बिस्तर में लेटा बच्चा जो अपने झूले में सो रहा था उसे उठाकर हानिया के सामने लाया। मुझे नहीं देखना, अपने पास ही रख लो इसको। इस बच्चे को मैं तुम्हें दे रही हूँ, बस एक एहसान कर दो, मुझे जाने दो। हानिया बिना बच्चे को देखे हैंगर से कपड़े निकालने लगी। कैसी माँ हो तुम? लोग तो औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते हैं, और तुम्हें तो अल्लाह ने दो दो बेटे दिए हैं जिन्हें तुम अपने इतने आराम से छोड़कर जा रही हो। बताओ किस चीज की कमी है इस घर में?
बताओ, पैसा, गाड़ी, सुकून, आराम, नौकर चाकर, बोलो क्या नहीं है। आहद ने बच्चे को बेड पर लिटाया और हानिया के कंधे से पकड़कर उसे अपने सामने किया था। आज आहद की बस हो गई थी। प्यार से, डांट से, गुस्से से, हर तरह से कोशिश कर ली थी कि वो रुक जाए, पर यह किस किस्म की औरत थी? माँ थी। हर औरत अपना घर बचाने के लिए कुछ ना कुछ करती है, क्या कुछ सह लेती है, और ये है इतनी सुकून, आराम से चैन वाली जिंदगी छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अरे भाई, नहीं चाहिए पैसा, गाड़ी, मुझे कुछ भी, बस अपनी मोहब्बत चाहिए। सुना तुमने? हानिया हैंगर फेंक कर उसके सामने आई थी। दी जान, जो अरहम को संभाल रही थी, शोर की आवाज से आहद के कमरे में आई। बताओ, कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सा ऐसा दिन जब तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने तुम्हें मोहब्बत नहीं दी? कब ऐसा फील हुआ? मैं पागल का बच्चा तुम्हारे पीछे लगा रहा था, तुम्हारी एक एक चीज का ख्याल रखा, तुम्हारे कपड़ों से लेकर बालों के शैम्पू तक का ख्याल रखा, और तुम्हें अब भी अपनी पुरानी मोहब्बत की पड़ी हुई है। मेरे लिए ना सही, बच्चों के लिए ही यहाँ रुक जाओ। कसम खाता हूँ कभी तुम्हें देखूंगा भी नहीं, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, पर इन बच्चों को माँ की ममता से महरूम ना करो। ये नन्ही सी जान जिसको तुमने अपने सीने से लगाना तो दूर, देखा तक भी नहीं है अभी, उसे तुम्हारी जरूरत है। कैसे रहेगा ये तुम्हारे बिना? आहद हलक के बल चीखा था, जबकि अरहम दीजान की टांगों में चेहरा छुपाए रो रहा था। मैं तो चाहती ही नहीं थी ये बच्चा, और मैंने तो तुमसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से की थी। मैं तो सोच रही थी बहुत जल्द तुमसे छोड़ दूंगी, पर तुम हो कि किसी एल्फी की तरह चिपक गए। आज मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगी। बाहर वो खड़ा है, मुझे जाना है। हानिया ने बैग की जिप बंद करके बैग को नीचे रखा था। आहद ने नम आंखों से उसे देखा था। आज उसे इस औरत की जात से नफरत हुई थी। अब उसकी नजर में सब लड़कियां एक ही जैसी थी। धोखेबाज, बेड पर लेटा बच्चा भी अब तो रोने लगा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आहद की जुबान लड़खड़ाई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आंख से एक आंसू टूटकर गिरा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आहद के लब कपकपाए। शुक्र है। हानिया ने अपने दोनों हाथ मुंह पर फेरे, जबकि दी जान ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे। आज से तुम्हारा इस घर से और मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अब कभी पलटकर मेरे बच्चों की तरफ देखना भी नहीं। ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं। हाँ, नहीं देखूंगी। हानिया बैग उठाती आगे बढ़ने लगी। मामी, दा मम्मी, मैं जाऊंगा। अरहम रोता हुआ हानिया के पैरों में लिपटा। अरे हटो, इतनी मुश्किल से तुम्हारे बाप से जान छुड़वाई है। हानिया अरहम को धक्का देती गेट तक गई थी। भूल जा पुत्र, मुझको भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा तो रहे हो, सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। कई आंसू आहद की आंखों से बहे थे और वो टूटी बिखरी हालत में दी जान के गले लगकर चीख चीख के रोया था। साथ साथ पूरे कमरे में बच्चों के रोने की आवाजें थीं। इस पर जालिम ने पलट कर भी नहीं देखा था। आज इसे कमरे में रहते रहते 2 दिन हो गए थे। इसने अपने आप को कमरे तक महदूद कर लिया था। न खाने का पीने का होश था, न पहनने ओढ़ने का। बस दिन भर खुद को इस कमरे में कैद रखता, इसकी यादों में खोया रहता। बच्चों को सज्जल संभाल रही थी। वो भी यूनी नहीं गई थी, क्योंकि दी जान ने बच्चों की जिम्मेदारी उसे दी हुई थी। अभी भी सज्जल दी जान के साथ लाउंज में बैठी हुई। अरहम भी उसके साथ था, जबकि छोटे बच्चे को सज्जल के कमरे में सुला कर आई थी। वो खुद इतनी तकलीफ में थी, इससे अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। इसे हानिया को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। वो कैसी माँ थी, 2 हफ्ते के बच्चे को छोड़कर चली गई, इसकी खातिर ही रुक जाती। अब तो बच्चे भी सज्जल से नहीं संभल रहे थे। किसी ने दुबई कॉल करके नसीमा और जमीर साहब को नहीं बताया था। आई मामा के पास जाना, अरहम रोता हुआ सज्जल से बोला। आई की जान, आपकी मम्मा गई हुई है ना डॉक्टर के पास, जब आएगी तो चले जाना मम्मा के पास। सज्जल ने अरहम के गालों से आंसू साफ करते हुए, नहीं बाबा के पास भी जाना। अरहम अब फिर से जिद करने लगा था। अरहम बेटा, बाबा भी तो मामा के साथ गए हैं ना, प्लीज रो मत। अगर रोगे ना तो वो फिर देर में आएंगे और कुट्टी भी हो जाएंगे। सज्जल ने अरहम को गोद में बिठाया था। अब दंदी, इतने दिनों से यही बोल दी, अभी तक नहीं आए। अरहम अब फूट फूट कर रो दिया। सज्जल ने बेबसी से तीजान को देखा था। तीजान ने अपनी नाम आंखें साफ की थी। वो भी क्या करती, एक तरफ उनके पुत्र ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और एक तरफ उसके बच्चे के सवाल। क्या बोलती वो इस मासूम बच्चे से? ये चली गई उनकी माँ उन्हें छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो अपनी माँ के जिंदा होते हुए भी उसे महरूम रहेंगे। आओ आज अरहम को अरहम की आई स्टोरी सुनाएंगी। नो, मुझे नहीं सुननी स्टोरी। अरहम ने फूले गालों से उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा जी? नसीमा और बदर खान हाउस में दाखिल हुए तो उनकी आवाज़ पर दीजान और सज्जल ने नजरें उठाकर उन्हें देखा था। मामा, सज्जल भागकर नसीमा के गले लगी थी। कैसी है मेरी बेटी और रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या?
नसीमा ने सोफे से अरहम को उठाकर अपने गोद में लेते हुए उसके गाल पर प्यार करते सज्जल से पूछा था। कुछ नहीं मामा, आप कैसी हैं? सज्जल ने उनके गाल को चूमा था, जबकि बदर साहब अपनी रूठी माँ को मना रहे थे, जो हमेशा उन लोगों के दुबई में रहने के खिलाफ थी। मैं ठीक हूँ, और मेरा छोटा सा शहजादा कैसा है? नसीमा ने अरहम की छोटी सी नाक पकड़ी थी। ठीक तो नानो, बस इससे कुट्टी हो। ये ना मुझे माँ के पास जाने नहीं देती और ना बाबा के पास। अलम अपने गाल से लिपस्टिक साफ करता अपनी आंखों को छोटी किए सज्जल को देखता बोला, ओहो, तो मैं अभी पूछती हूँ ये मेरे शहजादे को इनकी मम्मा से मिलने क्यों नहीं देते? नसीमा मुस्कुराती अपने पोते को सोफे पर लेकर बैठी थी। जाओ सज्जल, हानिया को बुलाकर लाओ, नसीमा सज्जल से बोली। सज्जल ने दीजान को देखा था, जबकि दीजान से बस नहीं हुई। बहू रानी, दीजान नसीमा को देखकर बोली, क्यों अम्मा जान, कहाँ है? शॉपिंग कर गई है? बताए ना मुझे। क्या? चलो कोई बात नहीं, उसे पता नहीं था कि हम आ रहे हैं, हमने सोचा सरप्राइज़ देते हैं आप सबको और अपने बहू बेटे को मुबारकबाद भी दे दें। वो ये घर छोड़कर चली गई है, तलाक ले ली उसने पुत्र। दीजान शुरू से आखिर तक सारी बात बता चुकी थी, जबकि नसीमा की आंखें बाहर आने को थी। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि हानिया ऐसा कर सकती है, जबकि हानिया ऐसा कर सकती है। बदर साहब भी हैरानी से सारी बातें सुन रहे थे। उनकी दोस्त की बेटी इस हद तक गुजर जाएगी उन्होंने सोचा नहीं था। वो तो बहुत मासूम लगी थी। आहद कहाँ है? फिर नसीमा आहद को सोफे पर बैठाकर एक दम उठी थी। कमरे में बंद हो गए हैं, दीजान मायूसी से बोली। नसीमा आहद के कमरे में गई थी, जबकि सज्जल अपने कमरे में गई थी, क्योंकि बच्चा उठ चुका था और अब ज़ारों की तार रो रहा था। मुझे लगता है इसे बुरा लग गया। 2 दिन हो गए ये एक दुकान पे नहीं आई, कोई कॉल की ना ही। समीर एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन को देखता बोला, उफ, क्या मुसीबत है। क्या ज़रूरत थी उस पर इतना गुस्सा करने की? वो जो भी पहने उसकी अपनी मर्जी। समीर ने मुंह बनाया था, पर उसे भी तो न जाने कौन कौन से लड़के किस किस नज़रों से देख रहे होंगे। ओह, तो मुझे क्या कोई भी देखे? उसे तुझे इससे प्यार हो गया क्या? दिल से आवाज़ आई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो छोड़ दो ख्वाहिश को, क्योंकि उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहाँ और मैं कहाँ। उसे मुझ गरीब से कैसे हो सकती है मोहब्बत, और ना ही वो मुझसे शादी करेगी। कहाँ वो अपना महल छोड़कर इस गरीब घर में। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा था। समीर इस वक्त कमरे में लेटा हुआ था, जब फिर से उसका ख्याल जहन में आया था। समीर भाई, खाना लग गया है। खाना नहीं खाया क्या? अनमोल कमरे में आई, देखा उसका भाई खोया खोया लग रहा था। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। समीर सीधे मुंह होकर बैठा। सब ठीक तो है ना भाई? अनमोल उसे देखती हुई बोली। हाँ सब ठीक है, तुम जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। जी ठीक है भाई। अनमोल कमरे से निकली थी, पर अब उसे उसका भाई कुछ अलग अलग सा लग रहा था, खोया खोया सा किसी की यादों में। बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है? अभी समीर ने नवाला तोड़ा था, जब समीर की माँ ने दुकान का पूछा। अम्मी, अच्छा चल रहा है, समीर कहता खाने लगा। तो आजकल इतना परेशान क्यों हो? कारोबार में घाटा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। सच कह रहा है ना तू? हाँ अम्मी, सच कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे 5,000 दे देना कल। बीसी वाली आएगी, देना है उसे। जी अम्मा, ले लेना। आहद, आहद बेटा, दरवाज़ा खोलो। बेटा, नसीमा ने दरवाज़ा नॉक किया। मामा, आहद बुड़बुड़ाता हुआ अपनी माँ की आवाज़ पर बेड से उठा था और दरवाज़ा खोला। मामा, आप आ गई? आहद उनके गले लगा था। मेरे बच्चे, ये क्या हाल कर लिया तुमने? और इस कमरे का क्या हाल किया हुआ है? पूरे कमरे में सिगरेट की स्मेल थी। टेबल पूरी सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मम्मा, 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 मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? वो चली गई मुझे छोड़कर। मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, आप जानती है ना। आहद ने उनके गाल पर हाथ रखा था। आंसू थे जो लड़कियों की सूरत बह रहे थे। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी जान, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। नसीमा भी उसे रोते हुए देखकर खुद भी रो पड़ी थी। इस लड़की ने इनके बेटे की क्या हालत कर दी थी। यहाँ तो उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। मम्मा, घर, गाड़ी, पैसा, प्यार, बच्चे, सब 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 कुछ तो था। मैंने तो खुद से भी ज्यादा उसे प्यार किया था। मम्मा, वो कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? मेरी जान, चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए खुद को हलकान कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, बहादुर हो ना, तुम तो ऐसा नहीं करोगे। तो बच्चों को कौन संभालेगा? नसीमा दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा लेती हुई बोली। मम्मा, मैं कैसे संभालूंगा इन्हें अकेले? और हम मुझसे 100 सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा? आहद ने अपने होंठ दांत तले कुचले थे और हथेली से अपनी आंखों के आंसू साफ किए थे। बेटा, अब तुम्हें ही इन्हें संभालना है, इनका ख्याल रखना है। तुम बाहर निकलो, अभी तो तुम्हें दुनिया को भी फेस करना होगा। यूं हजारों बुजदिलों की तरह खुद को कैद मत करो, अपने बच्चों से नहीं छुपाओ, वरना अरहम भी तुमसे दूर होने लगेगा। मम्मा, मैं नहीं रह सकता। फेस सबको मैं कर नहीं सकता, वो भी चली गई। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता मम्मा, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, यही ठीक है। हानि के बगैर आहद का कोई वजूद नहीं। आहद ने सोफे पर पड़ी ट्रे से छुरी उठा ली थी। आहद, पागल हो गए क्या? नसीमा ने छुरी छीन कर दूर फेंकी थी। तुम क्यों मारोगे खुद को? पागल हो गए हो? तुम्हें जीना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तुम भी जाओगे अपने बच्चों को छोड़कर? उनकी माँ तो चली गई, अब तुम भी खुद को नुकसान पहुंचाओगे। फिर बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा इन्हें?
नसीमा चीखी थी। सॉरी मामा, पर मैं कैसे खामोश हो जाऊं? बिल्कुल, जब कोई मर जाए तो उनके साथ मरा नहीं जाता। सुना तुमने? मर्द मर गई वो, और 2 दिन का शोक भी मना लिया तुमने। अब कमरे से बाहर निकलो। मैं जा रही हूँ खाने की टेबल पर, आ जाना, वरना मैं खुद कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा। नसीमा अपना फैसला सुनाती कमरे से निकल गई थी। एक ही हल था, इन्हें नर नहीं पड़ना था, वरना उनका बेटा मर जाता, टूट जाता। सोचता हूँ कि उसे भूल जाऊं, उसकी यादों से इस कदर दूर जाऊं, वो चाहकर भी मुझे ढूंढ ना सके, मैं इस कदर उसे भूल जाऊं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।